टाइम आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे यहाँ पे आपको बहुत ही टेक्निकल, इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे। डेफिनेटली आपको पसंद आएंगे, मेरे इस पूरे वीडियो को देखिएगा। मुझे पता है कि आप ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, लाइक करने के साथ में शेयर भी करिएगा। आज का जो मेरा वीडियो है इट इज़ ऑन प्योर एलोहा। एलोहा जो है बेसिकली है तो नेटवर्क्स का टॉपिक। तो जो CS के स्टूडेंट्स हैं बीटेक के और EC के स्टूडेंट्स हैं बीटेक एमटेक के, उनके लिए तो बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही टेक्निकल है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, एग्जाम्स के लिए भी बढ़िया है। और बाकी सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं, बाकी जनता के लिए भी बहुत काम का है, क्योंकि हम लोग रोज़ इसमें जितनी भी सारी चीज़ें मैं बताऊंगी उनसे हम डेली फेस करते हैं अपनी डेली लाइफ में। जैसे कि आप रोड पे निकले, ठीक है, तो रोड पे अगर आप निकलते हैं तो क्या आपको रोड पूरी खाली मिल जाती है? क्या आप इजीली अपने घर तक आराम से आ जाते हैं? कभी आपने ट्रैफिक जाम फेस नहीं किया? कई बार फेस किया होगा, इज़न्ट इट? या आप कभी रोड पे जाते हैं तो कभी आपने एक्सीडेंट्स भी देखे होंगे, इज़न्ट इट? तो इन सारी चीज़ों के क्या रीजंस हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हम डेली फेस करते हैं। इसी के साथ और भी हैं, जैसे कि अगर हम फ़ोन का यूज़ करते हैं तो फ़ोन में हमारे सिग्नल्स कई बार ड्रॉप हो जाते हैं, कई बार हमारी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, कई बार हमारी क्रॉस कनेक्शंस हो जाते हैं। हमने कहीं पे कॉल करी, कॉल कहीं और जगह मिल गई, है ना। कई बार तो क्या होता है, आप कनेक्ट करते हो, कॉल में रिंग जाती ही नहीं और अपने आप से फ़ोन उठ जाता है, कहीं दूसरे साइड से वॉइस आपको सुनाई देती है। तो ये सारी चीज़ें होती क्यों है, इज़न्ट इट? तो आज का जो मेरे टॉपिक है उसमें ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगी। तो चलिए, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स। मल्टीपल एक्सेस मतलब व्हेन मल्टीपल पर्सन्स, मल्टीपल सेंडर्स वांट टू एक्सेस द सेम चैनल। मतलब आपकी एक रोड है और एक रोड पे एक साथ कई सारे यूजर्स उसको एक्सेस करना चाहते हैं, उसको यूज करना चाहते हैं, अपने पैकेट्स को सेंड करना चाहते हैं, है ना। तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल एक्सेस। मल्टीपल एक्सेस का मतलब है कि एक रिसोर्स को काफी सारे लोग एक साथ एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप उसमें कोई भी प्रोटोकॉल से कोई रूल्स नहीं लगाएंगे तब क्या प्रॉब्लम है, तब जो है कि रिसोर्स किसी को मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी, आपस में लड़ाइयाँ हो सकती है, टकराहट हो सकती है, मतलब वॉर हो सकते हैं, है ना। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 5, 1 और 2 तो हो चुके हैं, आगे के वॉर हो सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं इसीलिए प्रोटोकॉल्स की। प्रोटोकॉल्स का मतलब आप जानते हैं कि रूल्स टू यूज अ पर्टिकुलर नेटवर्क। नेटवर्क्स में हमारा जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसको वेल इन्फॉर्म्ड या वेल मैनेज मैनर में परफॉर्म करने के लिए हम सेट ऑफ रूल्स का यूज करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स की। मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स बेसिकली 3 टाइप्स के हैं, रैंडम एक्सेस, कंट्रोल्ड एक्सेस एंड जनरलाइजेशन प्रोटोकॉल्स। तो हम लोग आज फर्स्ट इसमें जो हमारा पहला वाला है एलोहा प्रोटोकॉल, इसकी बात करेंगे। आज का मेरा जो वीडियो है वो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल का फर्स्ट टॉपिक एलोहा। एलोहा के 2 टाइप्स होते हैं, प्योर एलोहा और स्लॉटेड एलोहा। तो आज मैं आप लोगों को खाली प्योर एलोहा के बारे में बताऊंगी। स्लॉटेड एलोहा का मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसका पार्ट 2, उसमें आपको मैं डिस्कस करूंगी। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्योर एलोहा क्या कहता है। तो चलिए देखते हैं हम अपना प्योर एलोहा एल्गोरिथम। प्योर एलोहा एल्गोरिथम के कुछ रूल्स हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के। बेसिकली इट इज कॉल्ड अ प्योर एलोहा एल्गोरिथम। इट इज अ रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। रैंडम एक्सेस का मतलब ये है कि जब भी किसी सेंडर के पास कोई पैकेट होगा ट्रांसमिट करने के लिए, रैंडमली इट विल ट्रांसमिट। मतलब जैसे ही पैकेट मिलेगा वैसे ही ये पैकेट भेज देगा। कोई कोलिजन डिटेक्शन नहीं होगा, कोई कैरियर सेंस नहीं होगा, किसी का वेट नहीं करेगा, तुरंत के तुरंत पैकेट को ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। सेकेंड इज एक्नॉलेजमेंट। अब क्योंकि ये सोचता है, एक सेंडर ए है, ठीक है, ही थिंक्स दैट व्हेनेवर इट विल सेंड द पैकेट इट विल ऑटोमेटिकली गेट द एक्नॉलेजमेंट बैक। मतलब जब भी कोई ये पैकेट सेंड करता है तो ये पैकेट ऐसे हमारा जाता है, तो रिसीवर इसके पास एक दूसरा पैकेट भेजता है, दैट इज द एक्नॉलेजमेंट पैकेट। तो उसको एक्नॉलेजमेंट पैकेट मिलने की वजह से उसके तो हो जाते हैं दिमाग खराब। इसीलिए इस एल्गोरिथम को मैं तो प्योर एलोहा से ज्यादा घमंडी एल्गोरिथम कहती हूँ। क्यों कहती हूँ घमंडी एल्गोरिथम? यू माइट फाइंड इट वेरी फनी। भाई घमंडी ही है, भाई जब भी उसके पास पैकेट आ रहा है वो कभी भी भेज दे रहा है, किसी के लिए वेट नहीं कर रहा, तुरंत भेज दिया। अब उसको लगा कि रिसीवर उसके पास एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट भेजा, लेकिन उसी टाइम पे इसने भी एक पैकेट भेज दिया। तो क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे बिट्स हमारी कोइंसाइड कर रही है। तो अगर सेम टाइम फ्रेम में 2 डिफरेंट स्टेशंस पैकेट को सेम चैनल पे सेंड करें तो वो आपस में कोलाइड कर जाए, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। जैसे कि आप अगर एक ही टाइम पे रोड पे चले, एक साथ दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में चल रहे हो और बिल्कुल एक आपस से आमने सामने से गुजरेंगे तो ऑब्वियसली टकराएंगे ना।
तो बिल्कुल सेम केस ही यहाँ पे होता है कि जब कोई सेंडर पैकेट को ट्रांसमिट करता है, he or she thinks कि it will get the acknowledgement back, लेकिन इन रियल सिनेरियो कोई दूसरा सेंडर भी तो है, वो भी तो पैकेट भेज रहा है। अब उसने भी अपना पैकेट भेजा, उधर से आ गया एक्नॉलेजमेंट, आपस में क्या हो गए, दोनों टकरा गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, कोलिजन। अब कोलिजन हो गया, अब एक को तो पता ही नहीं, वो तो आराम से बैठा है, वेट कर रहा है, ठीक है, वो तो सोच रहा है कि एक्नॉलेजमेंट आएगा तभी मैं दूसरा पैकेट भेजूंगा, वो वेट करा जा रहा है, आराम से वेट कर रहा है, रैंडम पीरियड ऑफ टाइम के लिए वेट कर रहा है। व्हाट इज दिस रैंडम पीरियड ऑफ टाइम? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रैंडम पीरियड ऑफ टाइम इज अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, ठीक है, कुछ टाइम फ्रेम होता है जिसके लिए वो वेट करता है, उसके बाद उसका सब्र का बांध टूट जाता है और वो दोबारा से अपने पैकेट को भेज देता है। ऑल्दो उसने उसको पहले भेजा हुआ है, लेकिन वो रीट्रांसमिट कर देता है सेम पैकेट को। अब इसमें देखिए क्या क्या प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम ये है कि ए ने कोई पैकेट भेजा दूसरे रिसीवर के पास, तो क्योंकि वो इतना घमंडी था, उसने किसी के बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन रियल सिनेरियो में तो ऐसा नहीं होगा ना, तो दूसरे सेंडर ने भी उसी टाइम पे अपना पैकेट भेजा है, तो ये भी हो सकता है। ये देखिए इसका पैकेट आ रहा था इधर और इधर से इसका आ रहा था, तो ये देखिए कुछ बिट्स हैं जो कि आपस में कोइंसाइड करेंगी। अगर एक बिट भी कोइंसाइड कर जाए तो पूरा का पूरा पैकेट खराब हो जाएगा। तो इसका पैकेट यहाँ से शुरू हुआ, यहीं पर खराब हो गया, पर एक को पता ही नहीं है कि पैकेट आपका बीच में डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो तो एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा है, वेट करता रहेगा। इधर बी ने भी सोचा कि मुझे पैकेट भेजा है तो मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, लेकिन भाई बी को भी नहीं मिलेगा, बी भी इन्हीं की तरह घमंडी है, उनके भी पैकेट भेज दिया और सो गए आराम से। अब वो वेट क्या कर रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट कॉल आएगी, एक्नॉलेजमेंट कॉल आएगी, वेट कर रहे हैं, पैकेट भेज रहे हैं। अब भाई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो उनको क्या लगा कि शायद नहीं पहुंचा होगा, कुछ होगी प्रॉब्लम, उन्होंने क्या करा, दोबारा से भेज दिया पैकेट P1 को, फिर यहाँ भेज दिया P1। तो यहाँ अच्छा, अगर ये दोनों आपस में कोइंसाइड नहीं करे होते, ये नहीं होता, तो P1 तो पहुंच गया था यहाँ पे, तो इसने क्या करा, एक्नॉलेजमेंट भेज दिया। एक्नॉलेजमेंट इधर इट माइट कोलाइड हियर और इट माइट कोलाइड हियर, यहाँ पे कर सकता है, मिस कर सकता है। तो एक्नॉलेजमेंट किसी दूसरे सेंडर के पैकेट से कोइंसाइड कर सकता है, कोलाइड कर सकता है, तो क्या होगा कि एक्नॉलेजमेंट पैकेट और किसी दूसरे का पैकेट पूरा खराब हो जाएगा, बोथ द पैकेट्स विल बी गार्बल्ड। अब क्या हुआ, इसमें कितने लोगों को प्रॉब्लम हुई, रिसीवर को डुप्लीकेट पैकेट्स मिलने लगे, क्योंकि एक को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो उसने क्या करा, दोबारा से पैकेट भेज दिए, बेचारा रिसीवर ओवरलोड हो गया बिकॉज ऑफ दी डुप्लीकेट पैकेट्स। बिकॉज रिसीवर को पैकेट्स बार बार मिल रहे हैं, तो वो सोच रहा है मुझे ये क्यों भेज रहा है दोबारा से पैकेट्स, लेकिन एक इसलिए भेज रहा है क्योंकि रिसीवर उसको एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट बीच में खराब हो रहा है। अब साथ ही कोई एक और सेंडर है, उसका पैकेट भी खराब हो गया, तो उसकी भी सेम प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, एक्नॉलेजमेंट तो मिल नहीं रहा, तो वो भी रीट्रांसमिट करने लग गया, तो इसके भी दोबारा से पीसी फिर से पैकेट का ट्रांसमिशन शुरू हो गया। तो इससे क्या हुआ, रिसीवर एंड पे बहुत ज्यादा डुप्लीकेट पैकेट्स इकट्ठे होने लगे, रीट्रांसमिशन की वजह से कोलिजन बढ़ने लगे। तो ये जो हमारा एल्गोरिथम है, ये हमारा कंटेंशन बेस्ड एल्गोरिथम भी है। कंटेंशन मतलब बिल्कुल गले में, जैसे कि तो गले में अटक किया, तो रिसीवर बेचारा बिल्कुल बॉटल नेक की सिचुएशन आ जाती है कि इतने सारे पैकेट्स आ गए, क्या करा जाए, कोलिजन। भाई इसको अवॉइड करने के लिए द सेंडर शुड हैव डिटेक्टेड द चैनल और इट शुड हैव सेंस्ड द चैनल। उसने कुछ नहीं करा, क्यों, घमंडी अलोहा, प्योर अलोहा, घमंडी अलोहा। तो आगे बढ़ते हैं, इसीलिए वो हो गया ऑब्सोलीट। वैसे भी वो लैंड बेस्ड था, तो लैंड बेस्ड का मतलब तो छोटे एरिया में यूज होगा, पर उसमें प्रॉब्लम्स भी इतनी सारी थी, इसलिए उसको ऑब्सोलीट कर दिया, बहुत रेयर यूज होता है। और फिर उसमें दो प्रॉब्लम और भी थी, क्योंकि वो तो कुछ सेंस ही नहीं कर रहा है, उसको तो कोई मतलब ही नहीं, खाली पैकेट को ट्रांसमिट ही करना है। तो वो क्या सोचता है कि मैंने जिस समय पैकेट भेजा तो कुछ देर लगेगी, उतनी देर में पैकेट पहुंच जाएगा, खाली ट्रांसमिशन टाइम को कंसिडर करता, प्रोपोगेशन टाइम को कंसिडर करता ही नहीं। अब ये प्रोपोगेशन टाइम क्या है, इसको हम लोग चलिए आगे देखते हैं कि क्या होता है प्रोपोगेशन टाइम, वल्नरेबल टाइम, प्रोपोगेशन टाइम क्या है। चलिए कि एलोहा जो है खाली ट्रांसमिशन टाइम के बारे में कंसिडर करता है, प्रोपोगेशन टाइम से उसे कोई मतलब नहीं। As I have already said, it is a very घमंडी type of algorithm. Please don't mind me saying again and again घमंडी word. ये मैं थोड़ा सा फन इंक्लूड करने के लिए अपने वीडियो में कह रही हूँ। वैसा मुझे कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है एलोहा से, मैंने डिजाइन नहीं किया, मेरे किसी दुश्मन ने भी नहीं बनाया, ठीक है। खाली एक तरीका है जिससे आपको समझ में आएगा, आपके दिमाग में रहेगा कि इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको ये कवर ही नहीं करता, जिसकी वजह से ये आज की डेट में ऑब्सोलीट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, वल्नरेबल टाइम की हम बात कर रहे थे। वल्नरेबल टाइम का मतलब, वल्नरेबल का मतलब क्या होता है कि जहां पे कोई प्रॉब्लम वर्क कर सकती है। तो अगर कोई प्रोसेस चल रहा है
उस पर्टिकुलर प्रोसेस के टाइम, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि सपोज अगर डाउनलोडिंग चल रही है और बीच में आपका नेट चला गया, वल्नरेबल टाइम क्या होता है कि सपोज आपका कोई भी प्रोसेस आपका ऑनगोइंग है, उस ऑनगोइंग प्रोसेस के टाइम पे बीच में इन बिटवीन कोई भी इंटरप्ट आ गया, कोई बीच में प्रॉब्लम आ गई और वो पर्टिकुलर प्रोसेस आपका रुक गया, तो दैट इज व्हाट इज अ वल्नरेबल टाइम। उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में क्या प्रॉब्लम हुई, आपका जो काम हो रहा था वो सक्सेसफुल हुआ या वो अबॉर्ट हो गया। तो उसी चीज के बारे में आज हम डिस्कस यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कि देखिए इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखिए एक आपका है सेंडर बी, एक है सी और एक है ए, 3 सेंडर्स हैं। तो सपोज बी ने जो है पहले से एक पैकेट भेजा हुआ था T0 टाइम पे, पहले भेजा। हम अभी बात कर रहे हैं सेंडर ए की, मेन हमारा फोकस ए के ऊपर है। तो ए ने सपोज एक टी टाइम पे पैकेट भेजा, देखिए ये उसने टी टाइम पे भेजा है, मतलब ये ट्रांसमिशन टाइम की बात ही करता है, तो हम भी ट्रांसमिशन टाइम की ही बात कर रहे हैं खाली। तो उसका ट्रांसमिशन टाइम है टी। सपोज ए ने जो है टी टाइम पे भेजा, लेकिन टी से थोड़ा पहले T0 टाइम पे एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट मुझे बताना है कि फ्रेम साइज जो है सारे ही पैकेट्स का वो आपका इक्वल होता है, ठीक है। तो सारे सेंडर्स या तो वो टाइपिंग स्टेट में है, मतलब या तो वो पैकेट भेज रहे हैं या फिर वो वेट कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे भेजेंगे सारे एक साथ भेजने लग जाएंगे क्योंकि रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, इसीलिए एक साथ भी भेज सकते हैं, कोलिजन भी हो सकता है, सबके सब इक्वल साइज फ्रेम्स को ट्रांसमिट करेंगे। तो जितना बड़ा फ्रेम इसका है, जितना टाइम इसको लगेगा उतना इसको भी लगेगा। तो मान लीजिए इसने टी टाइम पे अगर भेजा है तो बी ने थोड़ा सा पहले भेजा था, मतलब कि T0 टाइम पे भेजा। अभी T0 और टी जो है ये बराबर ही हुए क्योंकि ट्रांसमिशन टाइम सेम होगा, फ्रेम साइज सेम है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने भेजा, ये पूरा पहुंचा नहीं, उससे पहले ही T0 प्लस टी पे ये आ गया। अब यहाँ पे पूरा पहुंचा नहीं था, तो इसकी कुछ बिट्स एंड इसकी स्टार्टिंग बिट्स और इसकी आपस में क्या होगा, यहाँ पे कोलाइड कर गई। ऐसे ही क्या हुआ, तो ए का चल रहा था, अब कोई थर्ड सेंडर आ गया, उसने ट्रांसमिट कर दिया, तो उसका आ गया आपका T0 प्लस 2t, मतलब ये टी टाइम हुआ और इसने भी एक नए टाइम पे भेजा, तो ये T2 हो गया। तो यहाँ पे कोलिजन हो गया, यहाँ पे कोलिजन हो गया। इससे क्या हुआ, ये पूरा पैकेट खराब हो गया, ये भी खराब हो गए। तो आपका जो ट्रांसमिशन टाइम पूरा क्या हुआ, पूरा हमें क्या कंसिडर करना चाहिए जब भी कोई पैकेट भेजे कि पहले से तो कोई फ्रेम नहीं है और कोई नेक्स्ट सेंडर भेजेगा तो मेरा पहुंच जाए उसके बाद ही भेजे, है ना। तो उसको डबल द टाइम, उसका जो ट्रांसमिशन टाइम होता है TFR जिसे हम डिनोट कर सकते हैं, उसका अगर आप टॉइस करें तो वो उसका वल्नरेबल टाइम होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम में कोई फ्रेम कोलाइड कर सकता है 2 into TFR। दिस इज द वल्नरेबल टाइम, जिसको हम VT कह सकते हैं, वल्नरेबल टाइम कह सकते हैं। ये क्या होता है कि फ्रेम ने, किसी सेंडर ने कोई फ्रेम भेजा तो पहले से ऑलरेडी अगर कोई चैनल पे फ्रेम है तो वो कोलाइड कर सकता है, तो उसका टाइम कंसिडर करना पड़ेगा और खुद का कंसिडर करना पड़ेगा। तो इन दोनों का अगर ये पर्टिकुलर हमारा सेंडर यहां से स्टार्ट किया होता, सपोज ये भी नहीं आता है ना, ये पूरा अगर इस तरीके से करता, ये पूरा पहुंच गया होता, उसके बाद तो ये कोलाइड करते ही नहीं। देखिए ये आपस में अलग अलग रहते, ये यहाँ रहता और ये यहाँ रहता, तो ये पूरा आपका सेफली रीच हो जाता, बी रीच हो जाता, उसके बाद ये रीच करता। ये कब होता, जब ये आपस में बातें करते, जब इन लोगों के अंदर इतना घमंड नहीं होता। फिर से वही बात, घमंड वाली बात आ गई ना। तो घमंड नहीं होता तो बात करते, तो पूछते, कैरियर साइंस करते, कोलिजन डिटेक्शन नहीं होता, कैरियर साइंस नहीं करने से कोलिजन डिटेक्ट नहीं हो रहा, इसीलिए क्या हो रहा है, रिट्रांसमिशन हो रहा है, इसीलिए कंटेंशन हो रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स आपस में रिलेटेड है। तो अगर इस तरीके से कंसिडर कर लेते इसको और फिर अपने को, तो क्या हो जाता है, ट्वाइस इनटू TFR। तो इतना टाइम जो है वो वल्नरेबल टाइम होता है। अभी इसमें एक होता है बैक ऑफ टाइम, जैसे मैंने बताया था पेशेंस टाइम, सब्र का बांध टूटने वाला टाइम। ये बैक ऑफ टाइम क्या है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जो ट्रांसमिट करते हैं, सेंटर से ट्रांसमिट करते हैं, वो एक एक्सपोनेंशियल, एक आपका एल्गोरिथम होता है, बैक ऑफ एल्गोरिथम। इसके लिए पूरा मैं वीडियो बनाऊंगी, उसमें बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ कि सपोज एक रेंज ले लेते हैं 0 से 2 की पावर k-1, इस तरीके से एक रेंज ले लेते हैं। उस पर्टिकुलर टाइम तक जो है आपका सेंडर वेट करेगा बिफोर रीट्रांसमिटिंग द फ्रेम, ठीक है। ये जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि मैं प्रोपगेशन टाइम बताती हूँ, तो सपोज हमने 2 स्टेशन ले लिए A और B। एक स्टेशन हमारा है A, एक है B, और इनके बीच का डिस्टेंस है 600 किलोमीटर्स। अब हम सबको पता है कि जो सिग्नल ट्रांसमिशन टाइम होता है, जैसे लाइट का टाइम क्या होता है, प्रोपगेशन टाइम या स्पीड ऑफ टाइम, इस तरीके से तो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमको इस तरीके से सॉल्व करना है, 600 × 10⁻⁵ इसको डिवाइड करेंगे उसकी स्पीड से। ये हमने यूनिट सेम करने के लिए इस तरीके से मल्टीप्लाई किया है। तो ये हमारा जो टाइम आएगा, प्रोपगेशन टाइम, वो आएगा 2 मिली सेकेंड, मतलब ईच बिट
हर बिट जो है 2 मिलीसेकेंड इस तरीके से प्रोपगेशन टाइम लगेगी। ठीक है, तो अगर सपोज हमारा जो फॉर्मूला था 0 से टू की पावर k-1, ये हमारा जो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से निकला है कि इस तरीके से रैंडम वेरिएबल जो हमारा बैक ऑफ टाइम है, हम क्या बात कर रहे हैं, TEB, मतलब कि बैक ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। ये एक तरीके से एक एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम से फाइंड आउट होता है ये सारी रेंज जो आती है। तो अगर k की वैल्यू जो है सपोज हमने 1 ले ली है ना, तो अगर हमने 1 ले ली तो रेंज आएगी हमारी 0 और 1। इसमें आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं, रेंज आपकी आएगी 0 और 1 आएगी। तो इसमें क्या करना होता है, जो ये हमारा टीपी होता है इसको k इंटू टीपी कहा जाता है। ठीक, तो इतनी देर के लिए स्टेशन जो है वो वेट करते हैं, रैंडम पीरियड ऑफ टाइम है ना। तो पहले आप प्रोपोगेशन टाइम निकालिए ना, प्रोपोगेशन टाइम इसका है 2 मिली सेकेंड्स सिग्नल। ये मतलब एक तरीके से एग्जाम्पल्स है कि अगर दो स्टेशन 600 किलोमीटर अपार्ट है तो उनका प्रोपोगेशन टाइम इस तरीके से 2 मिली सेकेंड आएगा। अब हमें ये पता है कि जो रैंडमली वो जो उसका बैक ऑफ टाइम होता है, रैंडम पीरियड ऑफ टाइम जब तक कि वो वेट करता है बिफोर रीट्रांसमिटिंग द फ्रेम्स, वो हमारी एक रेंज होती है 0 से 2 की पावर k-1। अब इस रेंज में अगर हम k की वैल्यू रैंडमली रखने लगे, पहले हमने रख दिया k, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू को पुट करके आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी देर के लिए स्टेशंस वेट करेंगे रैंडमली बिफोर रीट्रांसमिटिंग द फ्रेम। तो अब हमने मान लीजिए अगर 1 रखा तो रेंज आएगी 0। अगर जैसे आपने 1 रखा, यहाँ 1 रखेंगे तो 2 की पावर 0 होगी, 2 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ 1, तो रेंज आएगी 0 और 1। तो 0 और 1 में अगर हम इस तरीके से करेंगे 0 इंटू 2 तो हमारा हो जाएगा 0 मिली सेकेंड, और 1 से करेंगे तो 1 इंटू 2 तो 2 मिली सेकेंड। तो या तो स्टेशन 0 मिली सेकेंड के लिए वेट करेंगे या 2 मिली सेकेंड के लिए वेट करेंगे। तो ये 2 मिली सेकेंड आपका प्रोपोगेशन टाइम भी आ रहा है। तो अगर k की वैल्यू 1 है तब तो कोलिजन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। या तो वो बिल्कुल वेट नहीं करेगा, सेंडिंग एंड सेंडिंग एंड सेंडिंग एंड सेंडिंग, पैकेट्स को भेजता ही रहेगा, कंटेंशन की सीमा को बढ़ा देगा, इंतहा हो जाएगी कोलिजन्स की। और अगर सपोज k की वैल्यू हमने 2 ले ली तो हमें 4 पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगी। देखिए 2 यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, 2 - 1 मतलब कि 2 हो गया, तो हमारी 4 वैल्यूज आ गई 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो हम इन 4 वैल्यूज के लिए जो है चेक कर लेंगे। अगर हमने 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0, इसको हम 2 से करेंगे तो 2, 2 इंटू 2 4, ये हमारा क्या है k इंटू टीपी निकाल रहे हैं हम ये सारी वैल्यू। तो इधर द स्टेशन विल वेट फॉर 0 मिली सेकेंड और 2 मिली सेकेंड और 4 मिली सेकेंड और 6 मिली सेकेंड। बेटर यही रहेगा कि थोड़ा ज्यादा वेट करें सो दैट प्रोपोगेशन टाइम भी इफेक्टिव मिल जाए, वल्नरेबल टाइम भी आपका मतलब ठीक से निकल जाए, आपका स्टेशन के पैकेट्स कोलाइड ना करें, कोलिजन के चांसेस कम हो। ये सारी जो इसमें प्रॉब्लम्स है, ये हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आ रहा है स्लॉटेड एरो, उसमें ये सारी की सारी ओवरकम हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग लास्ट इसमें बढ़ते हैं इसकी एफिशिएंसी पे, कि जब हमने इसकी इतनी सारी बुराइयां अब तक कर ली, अभी तक तो शायद हम बुराइयां ही कर रहे हैं, वैसे तो बेसिकली ये इट वाज अ फर्स्ट एल्गोरिथम, ये फर्स्ट एल्गोरिथम डिवाइस किया था मीडियम एक्सेस सब लेयर के जो हम प्रोटोकॉल्स पढ़ते हैं डेटा लिंक लेयर में, तो उसका पहला एल्गोरिथम था। ठीक है, जिस एल्गोरिथम जिस प्रोटोकॉल में ये डिवाइस करा गया था कि मल्टीपल स्टेशंस एक साथ कैसे ट्रांसमिट कर सकते हैं पैकेट्स को, तो इट वाज द फर्स्ट एल्गोरिथम। तो ये इसका अच्छाई भी है, लेकिन इसमें इतने सारे लूप होल्स थे, इतने लिमिटेशंस थे, तो इसकी जो बुराइयां थी उन्होंने उसको ओवरशैडो कर दिया। और उसकी अच्छाई कि उसी ने तो हमें बताया है कि हमें एक बार में 4 लोग बात भी कर सकते हैं, पर उसने हमें तरीके नहीं बताए, बात तो करना स्टार्ट कर दिया 4 लोगों ने। अब हमने क्या करा, एक क्लास में एक साथ कई सारे स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू कर दिया, मेथड तो इसी ने बताया, पर एक बार में आप मल्टीपल लोगों को कैसे अपनी एक सिंगल रिसोर्स को शेयर कराएंगे, तो उसमें लिमिटेशंस बहुत सारे रहेंगे, जिसकी वजह से हमारा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है स्लॉटेड एरो का। तो अभी आगे बढ़ने से पहले एक चीज और रह गई है इसकी एफिशिएंसी की। इसकी एफिशिएंसी प्योर एलोहा एल्गोरिथम की एफिशिएंसी क्या होगी। ठीक है, तो एफिशिएंसी को हम थ्रूपुट भी कह सकते हैं, थ्रूपुट एफिशिएंसी एक तरीके से सिमिलर है। तो इसको हम ईटा से प्रेजेंट करते हैं। इसका एक फॉर्मूला था जो कि पॉइसन सर ने दिया था, ही वाज अ साइंटिस्ट, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जिसको हम जानते हैं, g इंटू ई की पावर -2g। g क्या है, g इज द नंबर ऑफ स्टेशंस who want to transmit the packets at the same time। एक साथ कितने सारे पैकेट्स ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो ये हमारा g होता है, नंबर ऑफ सेंडर्स who are sending the packets at the same time, वो हमारे सेंडर्स हैं g, और e हमारा एक्सपोनेंशियल है 2 की e की पावर -2g। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, मतलब कितने पैकेट्स एफिशिएंटली ट्रांसमिट हो सकेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम लोग जल्दी डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। एक बड़ी सी हमने जनरलाइज कर दिया, हमने
फॉर्मूले से जनरलाइज कर लिया कि दिस इज अ पर्टिकुलर एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिथम। अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि भाई साहब कितने पैकेट्स पहुंचे, तो उसके लिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी ईटा बाय जी, जी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सेंडर्स भेज रहे हैं ना, तो सेंडर्स के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम इस तरीके से एक्सपैंड कर देंगे जी इंटू ई की पावर -2g, फिर ये -2 आ जाएगा, इसका पैकेट इस तरीके से था ना, आपको डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा, वही वाला फॉर्मूला लगाया है मैंने, ई इंटू -2g इंटू 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लीजिए, ई की पावर -2g कॉमन आ गया, तो बचा क्या -2g प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 के बराबर हो सकता है या फिर ये 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, ई की पावर -2g इज इक्वल टू 0 है ना, या फिर हम इसको ले लें 2g प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो g इज इक्वल टू 1/2, ठीक। ये हमारे एक्सपोनेंशियली 0 के बराबर ही आ गया, और इसको हम देखेंगे, ठीक। तो ई की जी की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 1/2, यहां हम इसको कह सकते हैं 0.5। मतलब ये है कि अगर हमारे हाफ सेंडर्स हो, जैसे सपोज आपके पास एक सिनेरियो में 10 सेंडर्स हैं, तो हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से ये फाइंड आउट कर सकते हैं या ये कह सकते हैं कि 10 में से अगर एक बार में 5 सेंडर्स भेजें, 10 में से अगर एक बार में 5 सेंडर्स भेजें, तो पैकेट्स इफेक्टिवली ट्रांसमिट हो जाएंगे, सेंडर रिसीवर के पास पैकेट्स आपको सही से रिसीव हो जाएंगे, उसमें कोलिजन के चांसेस कम होंगे। तो दिस इज व्हाट इज द एफिशिएंसी कि एट अ टाइम 50% सेंडर्स शुड ट्रांसमिट द पैकेट। इस तरीके से हमने फाइंड आउट करा। अब देखते हैं कि जी की वैल्यू अगर हम पुट कर दें इस फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। अभी तो हमने निकाला कि कितने सेंडर हमारे एक बार में भेजने चाहिए। अगर हमने इसमें निकाला 0.5 इंटू ई की पावर -2 इंटू 0.5, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ई की वैल्यू 0.71 -2 इंटू 0.5 और 0.5, तो ये आपका आएगा 0.184, कम्स टू अराउंड 18.4%, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ कितनी है 18%। तो इतना बड़ा एल्गोरिथम है, उसमें इतने सारी उसकी नक्शेबाजियां हैं, इतना घमंड है, इसी वजह से उसकी एफिशिएंसी भी कितनी कम है, खाली 18.4, दैट इज अ पुअर एफिशिएंसी। तो दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम गॉट ऑब्सोलीट। आपके एग्जाम्स में, जनरली गेट में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बीटेक में, एग्जाम्स में कई जगह ये पूछा जाता है, क्वेश्चन आते हैं एफिशिएंसी ऑफ एलोहा पे। प्योर एलोहा क्यों ऑब्सोलीट हुआ, हाउ व्हाट आर द, मतलब हाउ डिड स्टॉर्टेड एलोहा ओवरकम प्योर एलोहा। प्योर एलोहा में एफिशिएंसी कितनी थी जिसकी वजह से एलोहा में कितनी स्टॉर्टेड में कितनी बढ़ गई। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आपको मेरे इस पर्टिकुलर डिस्कशन से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करके भी दिखाया। आप लोग अगर अभी आप मेरा वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मेरा ये पूरा जो वीडियो है, जनरली बीटेक और एमटेक के जो स्टूडेंट्स ईसीके हो चाहे सीएस को, जनरली कौन सी बुक को रेफर करते हैं, टैलेंट मोमेंट। ये पूरा वीडियो उन दोनों बुक्स का निचोड़ है। तो अगर आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, उसके बाद एक बार बुक को रेफर करेंगे, तो नो डाउट यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल, और आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे, आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो मेरे अपकमिंग वीडियोस में आपको मिलेंगे। और अगर कोई डाउट्स है तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करिए, आई विल डेफिनेटली आंसर देम। आई होप यू लाइक माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।